जय हिंद साथियों, मेरा नाम है नितिन कुमार छारी और आप सभी का एक बार फिर से वसंत एकेडमी पर स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जनन ग्रंथि। मेल और फीमेल अर्थात महिला और पुरुष के अंदर अलग अलग प्रकार की जनन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मेल के अंदर जो जनन ग्रंथि है उसका नाम है टेस्टिस और फीमेल के अंदर जो जनन ग्रंथि है उसका नाम है ओवरी। टेस्टिस अर्थात वृषण, ओवरी अर्थात अंडाशय। मेल और फीमेल से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, इसलिए मेल और फीमेल के अंदर अलग अलग प्रकार की जनन ग्रंथियां के माध्यम से अलग अलग क्रियाएं होती हैं। हालांकि दोनों का मूल उद्देश्य एक ही है, ठीक है। लेकिन मेल के अंदर जो मेल ऑर्गन है उनके विकास में जो काम कर रहा है वो टेस्टिस है और फीमेल ग्रंथि के अंदर फीमेल के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनके विकास में काम कर रहा है आपका फीमेल हार्मोन, ठीक। इसके अलावा और भी कई हार्मोन हैं, जैसे कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन अन्य हार्मोन भी होते हैं। जबकि मेल के अंदर जो मेल हार्मोन है उसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं, जो मेल के अंदर कई यौन संबंधी लक्षणों को जन्म देता है, जैसे पुरुषों के अंदर दाढ़ी मूछों का आना, पुरुषों के शरीर पर महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा बाल का होना, पुरुषों की त्वचा महिला की अपेक्षा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना, पुरुषों की त्वचा थोड़ी महिला की अपेक्षा रफ होती है, ठीक। और यही सारे लक्षण महिलाओं में अगर देखेंगे तो इसके विपरीत जो महिलाओं में लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो महिलाओं की त्वचा का पुरुषों की अपेक्षा सॉफ्ट होना, आवाज का मधुर होना, शरीर पर बाल की संख्या ज़्यादा न होना, ये स्वभाव का शीतल होना, ये सारी चीज़ें जो है वो फीमेल के अंदर ओवरी से निकलने वाला जो हार्मोन है जिसका नाम है एस्ट्रोजन उसके कारण है। जबकि मेल के अंदर ये जो मेल की क्रियाएं बताई हैं उसके पीछे का कारण है टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि मेल के अंदर फीमेल के लक्षण आ जाते हैं उसके पीछे क्या कारण है, तो मेल के अंदर फीमेल के लक्षण इसलिए आ जाते हैं क्योंकि मेल के अंदर जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसके स्थान पर एस्ट्रोजन हार्मोन की वृद्धि हो जाती है, ठीक। और ऐसा ही फीमेल के अंदर मेल के लक्षणों का आ जाना वो इसी बात का कारण है कि फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की अपेक्षा टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है। दोनों हार्मोन एक दूसरे के अंदर निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। यदि उनके बैलेंस में किसी प्रकार की अनियमितता आती है तो मेल और फीमेल के अंदर ये लक्षण कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, अलग अलग दिखने लगते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पुरुषों की दाढ़ी ना आना, मूछ ना आना, ये फीमेल के लक्षण के समान दिखाई देना, तो ये सारी चीजें कहाँ हैं, एक दूसरे के आपस में संबंध को दर्शाती है, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि मेल और फीमेल में अलग अलग हैं और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स भी अलग, ठीक। अब यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उन पर चर्चा करेंगे अपन, ठीक। यदि कोई व्यक्ति चैनल पे अभी तक नया है तो वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर टिक करें जिससे उसको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहें, ठीक। परीक्षा जैसे जैसे पास आती है तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव भी देते हैं, कुछ नए नए फैक्ट्स भी बताते हैं, कुछ नई नई जानकारियां भी होती है और कुछ परीक्षा की रणनीति किस प्रकार से होनी चाहिए, इन सब बातों पे भी समय समय पर चर्चा की जाती है, तो जो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल होंगे। तो आप कोशिश करें कि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी टिक करें, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसमें जनन ग्रंथि के अंदर देखें तो ये जो जनन ग्रंथि आपको दिखाई दे रही हैं वो मेल और फीमेल की दोनों हैं। इसमें से ये जो ग्रंथि दिखाई दे रही है ये मेल की है, जिसमें से ये जो ग्रंथि है इनका नाम है टेस्टिस, ठीक है। और ये जो है वो है फीमेल की जनन ग्रंथि जिसका नाम है ओवरी, ठीक है। अब महिलाओं के अंदर ये ओवरी शरीर के अंदर वाले हिस्से में होती है, जबकि मेल के अंदर पुरुष के अंदर ये जो ग्रंथि है वो शरीर से बाहर होती है, ठीक। अब वो ऐसा क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये काम नहीं कर पाती। टेस्टिस जो है, टेस्टिस को 37 डिग्री टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए, यदि ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो टेस्टिस काम नहीं कर पाती, इसलिए टेस्टिस शरीर से बाहर होती है। जबकि ओवरी जो है वो शरीर के अंदर होती, इतने टेम्परेचर पर वो इजीली काम कर लेती, ठीक। तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदर और बाहर होने के पीछे का मुख्य कारण है टेम्परेचर, और दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां हैं, दोनों से अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स भी निकल रहे हैं और दोनों अलग अलग प्रकार के कार्यों को अंजाम दे रही हैं, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहले अपन पढ़ते हैं जनन ग्रंथि के अंदर वृषण यानी कि मेल ग्रंथि। मेल ग्रंथि यानी कि यह
टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती है, यानी कि मुख्य रूप से टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। देखो याद करने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है। यह हार्मोन पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है, यानी कि पुरुषों के अंदर पुरुष के जो लक्षण हैं उनको प्रेरित करना और यौन लक्षणों के प्रेरण में सहयोग देना, ये इसके मुख्य कार्य हैं, ठीक। फिर इसके बाद आता है आपका ओवरी, ओवरी अर्थात अंडाशय, ठीक है। अंडाशय महिलाओं के अंदर पाई जाने वाली मुख्य जनन ग्रंथि है, ठीक है, जिससे जो हार्मोन निकल रहे हैं वो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन को आप फीमेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जबकि टेस्टोस्टेरोन को आप मेल हार्मोन के नाम से जानते हैं। परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाए कि मेल हार्मोन यानी कि पुरुष हार्मोन कौन सा है, तो आप बताएंगे टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। अब ये पूछा जाए कहाँ से निकल रहा है, तो वृषण यानी कि टेस्टिस से। फीमेल हार्मोन कौन सा है, एस्ट्रोजन। ऐसा नहीं कि फीमेल में ये और हार्मोन नहीं पाए जा रहे, पाए जा रहे हैं, लेकिन उपनाम, जैसे कि आप किसी व्यक्ति को उपनाम दे देते ना, आपका कोई घर में अलग से नाम होगा, स्कूल में अलग नाम होगा, दोस्त लोग कुछ और ही बुला रहे होंगे, तो ऐसा करके उपनाम समझ सकते हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन को आपने एक नाम दे रखा है जिसका आप उच्चारण करते हैं तो आपको एक इजीली समझ में आ जाता है कि ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो फीमेल हार्मोन है, ठीक है। अब ये जो फीमेल हार्मोन है वो क्या काम कर रही है, यह गर्भाशयी एंडोमीट्रियम की वृद्धि करता है और साथ ही साथ अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण कर देता है। तो ये दो इसके मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा है आपका प्रोजेस्टेरोन जो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनके नियंत्रण में मदद करता है। स्तन ग्रंथियों यानी कि जो स्तन ग्रंथि हैं जो कि मुख्य रूप से मेमल्स के अंदर ही पाई जाती हैं, उनके अंदर ये मुख्य कार्य कर रहा है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय की मांसपेशियों को ढीला या फ्लेक्सिबल बनाता है। जब महिलाएं गर्भवती होती हैं और बच्चों को जन्म देती हैं तो जन्म देते समय ये रिलैक्सिन हार्मोन बहुत मदद करता है जिससे आसानी से बच्चों का जन्म हो सके, यानी कि महिला को भी उससे कोई विशेष तकलीफ ना हो। अब ऐसे तो तकलीफ होती ही है, लेकिन क्या है मुख्य रूप से ये हार्मोन अगर नॉर्मली उपयुक्त मात्रा में नहीं होता तो अक्सर डॉक्टर यही बोलता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती इस हार्मोन की अनुपस्थिति के या कम बनने के कारण, ठीक है। तो नॉर्मल डिलीवरी ना होने के पीछे का ये एक मुख्य कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, जनन ग्रंथियों के बाद जब हम और ग्रंथियों को देखते हैं जो एंडोक्राइन ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्रंथि जो हमने शुरुआत में पढ़ना चालू की थी तो उस समय हमने देखा था कि कई प्रकार की एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जिसमें से हमने पीनियल ग्रंथि पढ़ा है ना, एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा, थायराइड, पैराथायराइड, ठीक है, जनन ग्रंथि, ऐसी तमाम जो ग्रंथि हमने पढ़ी हैं वो सारी सारी एंडोक्राइन ग्रंथि थी। इन्हीं एंडोक्राइन ग्रंथि के अंतर्गत दो ग्रंथियां और शामिल होती हैं, एक है पीनियल ग्रंथि, दूसरा थाइमस, ठीक है। थाइमस ग्रंथि जो होती है उससे थाइमोसिन हार्मोन निकलता है जो टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं का विकास करता है, ठीक है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके अंतर्गत ये ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, यानी कि बच्चों के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसको बनाने का काम यही थाइमस ग्लैंड कर रही हैं, ठीक है। और थाइमस ग्लैंड से जो हार्मोन निकल रहा है वो है थाइमोसिन, जो मुख्य रूप से टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं यानी कि आपके शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का काम कर रही है, ठीक है। और ये जो पाई जा रही है वो यहाँ पे आपके थोड़े दिल के ऊपर पाई जा रही है। ये आपका दिल है, दिल के ऊपर इस तरह से जो ग्रंथि पाई जा रही है इस ग्रंथि का नाम है थाइमस ग्लैंड, जो आपको वहाँ बड़े डायग्राम में दिखाई दे रही होगी, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो पीनियल ग्रंथि है इससे निकलता है मिलेटोनिन, मिलेनिन नहीं है, मिलेटोनिन है। मिलेनिन जो हार्मोन है वो MSH ये मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपकी पीयूष ग्रंथि से निकल रहा है, ठीक है, जो कि मिलेनिन को बढ़ावा देता है, यानी कि मिलेनिन की मात्रा को नियंत्रित करता है। लेकिन ये मिलेनिन नहीं है, मिलेटोनिन है। जो मिलेटोनिन हार्मोन है वो आपके शरीर को एक जैविक घड़ी के तौर पे नियंत्रित रखता है। जैसे आप कभी क्लास में ऑफलाइन बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते जब 1 घंटा हो जाता है तो आपको थोड़ा ऐसा महसूस होने लगता है कि 1 घंटा हो गया, अब लेक्चर खत्म होने वाला है। या आप जब स्कूल में रहे होंगे तो स्कूल में जब 3 लेक्चर कंप्लीट हो जाते तो आपको ये पता चल जाता है कि अब लंच होने वाला है। या आप जब रात को सो रहे हैं एक निश्चित रूटीन के साथ जब आप सो रहे हैं और सुबह 7 बजे उठना है
तो हर रोज सुबह 7 बजे के पहले या 7 बजे के आसपास नींद खुल जाती है। तो ये सब क्यों होता है हमारे साथ? यानी कि हमारा जो शरीर है वो एक जैविक घड़ी के तौर पे काम कर रहा है, और जो जैविक घड़ी के तौर पे हमारा शरीर काम करता है उसके पीछे जिम्मेदार होता है ये वाला हार्मोन जिसका नाम है मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन जो हार्मोन है वो निकल रहा है आपकी पीनियल ग्रंथि से, जो शरीर को एक जैविक घड़ी के रूप में बदल देता है। ठीक, ये तो कुछ ग्रंथियां थी, ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स थे। यहाँ तक आते आते आपकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी वो सारी कंप्लीट हो जाती। अब बचता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके अंदर आपको लीवर और अन्य चीज़ें पढ़नी है जो अगले लेक्चर से पढ़ेंगे। अभी इस लेक्चर तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इससे संबंधित हो सकते हैं वो अलग से लिखे हैं, थोड़ा उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियों यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के अध्ययन को क्या कह रहे हैं आप, ये नोट कर लेना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्रावी ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का अध्ययन करने वाली जो शाखा है उसका नाम है एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। पहला खोजित हार्मोन यानी कि सबसे पहले खोजा गया जो हार्मोन है उसका नाम है सीक्रेटिन, तथा पहला निष्कृत हार्मोन जो है वो इंसुलिन है। निष्कृत यानी कि पहले बनाया गया हार्मोन जो है वो इंसुलिन है। इंसुलिन सबसे पहले बनाया गया हार्मोन था, जबकि सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सीक्रेटिन था। ठीक है, और जो किसने बनाया है, बेटिंग एंड मैकियोड द्वारा, इन दो वैज्ञानिकों के द्वारा आपका इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाया गया था। ठीक है, हाइपोथैलेमस को अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती हैं या अंतःस्रावी तंत्र जो है उस सभी अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है। देखो, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं हमने ये पढ़ लिया था, पीयूष ग्रंथि को। लेकिन अगर ये पूछा जाए सुप्रीम कमांडर कौन सा है, सभी ग्रंथियों का सुप्रीम कमांडर या अंतःस्रावी ग्रंथि का सुप्रीम कमांडर या अंतःस्रावी तंत्र का सुप्रीम कमांडर, तो ऐसी स्थिति में आपको लगाना है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, ये हाइपोथैलेमस जब हमने पढ़ा था उस समय आपको बताया था। तो ऐसी स्थिति में आप वो लेक्चर देखें और यहाँ पे कमेंट करके बताएं कि हाइपोथैलेमस क्या काम कर रहा है। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। यदि किसी को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में वो पूछ सकता है। इसके अलावा यदि उसको व्यक्तिगत कोई सलाह लेनी है या व्यक्तिगत कोई प्रश्न पूछना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को टिक करना ना भूलें। ठीक, जय हिंद।